पी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम 1 से 15 मार्च तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। नासा ने विज्ञान मिशन निदेशालय के साइंस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स को। सौर वैज्ञानिक निकोला फॉक्स को नासा ने विज्ञान मिशन निदेशालय के साइंस चीफ के रूप में नियुक्त किया है। निकोला फॉक्स एक अनुभवी सौर वैज्ञानिक हैं। इससे पहले इस पद पर स्विस अमेरिकी साइंटिस्ट थॉमस जुर्बुचेन थे, जो वर्ष 2016 से निदेशालय का नेतृत्व कर रहे थे। विज्ञान मिशन निदेशालय अनुसंधान को प्रायोजित करता है, साथ ही नासा की अन्वेषण गतिविधियों को सक्षम बनाने में मदद करता है। विज्ञान मिशन निदेशालय का नेतृत्व करने वाली वह पहली ब्रिटिश महिला भी बन गई हैं। निकोला जे फॉक्स अपनी इस नई नियुक्ति से पहले नासा के हेलियोफिजिक्स साइंस डिवीज़न के निदेशक थीं। वह पार्कर सोलर प्रोब की प्रमुख वैज्ञानिक भी थीं। फॉक्स ने 2018 में हेलियोफिजिक्स डिवीज़न का नेतृत्व करते हुए नासा में करियर शुरू किया था, जो सूर्य के अध्ययन से जुड़ा हुआ मिशन था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार को और अधिक सुरक्षित करने के लिए कौन सी नई तकनीक को लॉन्च किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार को और अधिक सुरक्षित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित एक नई तकनीक को लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण और स्पूफिंग प्रयासों को तेज़ी से जांचा जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब यूज़र के फिंगरप्रिंट कैप्चर के समय फिंगर की सजीवता की जांच के लिए फिंगर म्यूनेशिया और फिंगर इमेज दोनों के संयोजन का उपयोग किया जाएगा। UIDAI के अनुसार इस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में फिंगरप्रिंट की जीवंतता की जांच के लिए एक ऐड ऑन चेक जोड़ा जाएगा, जिससे स्पूफिंग प्रयासों की संभावना को और कम किया जा सकेगा। इसकी मदद से बैंकिंग और वित्तीय, दूरसंचार और सरकारी क्षेत्रों सहित अन्य आधार वेरिफिकेशन सर्विसेज को सुरक्षित बनाया जा सकता है। BCCI ने किस खेल में महिलाओं के लिए स्टेडियम में एंट्री फ्री कर दी? विमेंस प्रीमियर लीग के सभी मैचों के लिए। महिला दिवस से पहले महिलाओं को एक बड़ी सौगात देते हुए BCCI ने पहली बार आयोजित हो रहे विमेंस प्रीमियर लीग के सभी मैचों के लिए महिलाओं की स्टेडियम में एंट्री फ्री कर दी। इसके अतिरिक्त पुरुष फैंस के लिए टिकट की कीमत 100 रुपये और 400 रुपये रखी गई है। विमेंस प्रीमियर लीग का पहला मैच 4 मार्च 2023 को मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया। विमेंस प्रीमियर लीग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से WPL के ऑफिशियल एंथम का वीडियो जारी कर दिया गया। इस एंथम की शुरुआत मां दुर्गा के मंत्रों के साथ शुरू होती है, जिसके बाद उसमें WPL में प्रतिभाग करने वाली 5 टीमों के लोगों को प्रदर्शित किया जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसकी नियुक्ति पर ऐतिहासिक फैसला दिया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता का एक विशेष पैनल निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस KM जोसेफ के अतिरिक्त जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हरिकेश राय और CT रविकुमार शामिल थे। आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ केंद्र सरकार ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला निर्वाचन आयोग में सुधार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया। इसके संदर्भ में पहली जनहित याचिका 2015 में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि देश की संसद द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर जब तक कोई नया कानून नहीं बनता, तब तक यह नियुक्ति प्रक्रिया चलती रहेगी। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टर्म किससे संबंधित है? GDP से। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने हाल के अपने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत की विकास दर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बहुत करीब पहुंच गई है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टर्म GDP से संबंधित है।
रघुराम राजन ने कहा कि निजी क्षेत्र में सीमित निवेश, उच्च ब्याज दर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण भारत हिंदू विकास दर के बेहद करीब आ गया है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भारत की कम विकास दर को सूचित करने वाला एक टर्म है, जिसे सबसे पहले भारतीय अर्थशास्त्री राजकृष्ण द्वारा दिया गया था, जिसका जिक्र उन्होंने वर्ष 1978 में अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि के लिए किया था। हिंदू विकास दर टर्म का उपयोग 1950 से 1980 के दशक तक कम भारतीय आर्थिक विकास दर को दर्शाने के लिए किया जाता था, जिसका औसत 4% था। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद, दूसरी तिमाही में 6.3% और तीसरी तिमाही में 13.2% से घटकर 4.4% हो गया। नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में 5वीं बार किसने शपथ ली? नेफ्यू रियो ने नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में 5वीं बार शपथ ली है। उनको राज्यपाल ला गणेशन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हाल ही में संपन्न हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव के 60 सीटों में से एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन ने 37 सीटें हासिल की हैं। टीआर जेलियांग और वाई पैटन ने राज्य के उप मुख्यमंत्रियों के रूप में शपथ ली है। यह पहली विधानसभा होगी जो सदन के शपथ लेने से पहले ही विपक्ष रहित हो रही है। इस विधानसभा चुनाव में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 25 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि बीजेपी ने 12 और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है। किस राज्य में पहली बार किसी महिला उम्मीदवार ने विधानसभा चुनाव जीता है? नागालैंड में। नागालैंड की 14वीं विधानसभा चुनाव में राज्य में पहली बार किसी महिला उम्मीदवार ने विधानसभा चुनाव जीता है। दीमापुर तृतीय विधानसभा सीट से हिकानी जखालू ने तथा पश्चिमी अंगामी सीट से सलहोती उनोउ क्रूज ने जीत दर्ज की है। हिकानी भाजपा और एनडीपीपी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरी थीं। उन्होंने लोजपा की अजीतो जिमोमी को 1536 वोटों से मात दी, जबकि एनडीपीपी की सलहोती उनोउ क्रूज ने निर्दलीय उम्मीदवार केनी छाको नकुरो को हराकर विधायक बनी। नागालैंड के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ठीक एक दिन पहले साकार हुआ। 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड की स्थापना भारत के 16वें राज्य के रूप में हुई थी। तब से पूरे 60 साल में अब तक कोई महिला विधायक नहीं चुनी गई थीं। पीएम मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया? कर्नाटक में। पीएम मोदी ने कर्नाटक के हुबली में सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन पर स्थित 1507 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को देश को समर्पित किया, जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए इस प्लेटफॉर्म को बनाने में 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन इंडियन रेलवे के दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में आता है। इसका विकास हुबली यार्ड के पुनर्निर्माण के हिस्से के रूप में किया गया है। भारत के किस क्रिकेटर ने इतिहास रचते हुए भारत के महान क्रिकेटर कपिल देव के साथ एक विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं? रविंद्र जडेजा। भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इतिहास रचते हुए भारत के महान क्रिकेटर कपिल देव के साथ एक विशेष क्लब में शामिल हो गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में चल रहे बॉर्डर गावस्कर सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले दिन के खेल के दौरान रविंद्र जडेजा इंटरनेशनल क्रिकेट में 5000 रन और 500 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए। इससे पहले यह उपलब्धि कपिल देव हासिल कर चुके हैं। किसने नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? रामचंद्र पौडेल ने। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यालय शीतल निवास में आयोजित एक विशेष समारोह में नेपाल के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की ने रामचंद्र पौडेल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रामचंद्र पौडेल वर्तमान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 12 मार्च को समाप्त हो रहा है। आपको बता दें कि वर्ष 2008 में नेपाल के गणतंत्र बनने के बाद से यह तीसरा राष्ट्रपति चुनाव है। किसे तीसरे बार चीन का राष्ट्रपति चुना गया है?
शी जिनपिंग को। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरी बार सर्वसम्मति से चीन के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। इस चुनाव की सबसे खास बात यह है कि शी जिनपिंग के पक्ष में रिकॉर्ड 2,952 मत पड़े, वहीं विरोध में एक भी मत नहीं पड़े। माओ से तुंग के बाद चीन के संविधान में यह प्राविधान था कि कोई भी 2 कार्यकाल से अधिक राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकता है, लेकिन शी जिनपिंग ने वर्ष 2018 में इस प्रतिबंध को हटा दिया था, जब उन्हें 14 मार्च 2013 को चीन के 7वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तब से उन्होंने खुद को माओ से तुंग के बाद चीन के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में स्थापित किया। चीन की राजनीति में उनकी बादशाहत 2012 से ही कायम है। 69 वर्षीय शी जिनपिंग पार्टी में किसी भी संभावित चुनौती को समाप्त करते हुए पूरी पार्टी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और चीन के सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभरे। वह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने 22 अक्टूबर 2007 से 15 नवंबर 2012 तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय के प्रथम सचिव तथा 15 मार्च 2008 से 14 मार्च 2013 तक चीन के 8वें उपराष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। शी जिनपिंग वर्तमान में चीन के सबसे ताकतवर नेता हैं। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ताकत का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि सभी वोट उनके समर्थन में पड़े, उनके विरोध में एक भी मत नहीं पड़े। मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए चीन में उनकी नियुक्ति को काफ़ी अहम माना जा रहा है। भारत की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? सुरेखा यादव। सुरेखा यादव भारत की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। लोको पायलट सुरेखा यादव ने मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया और 450 किलोमीटर की दूरी तय की। मध्य रेलवे ने सुरेखा की इस उपलब्धि के लिए उन्हें सम्मानित किया है। सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला लोको पायलट बनी थी। वर्ष 2011 में उन्हें एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। सुरेखा यादव की उपलब्धि पूरे समाज की नारी शक्ति को प्रेरित करती है। सुरेखा यादव पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के सतारा जिले की रहने वाली हैं और अपनी उपलब्धियों के लिए अब तक राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर कई अवार्ड जीत चुकी हैं। सुरेखा ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया है। सुरेखा ने सबसे पहले मालगाड़ी के संचालन के साथ अपना करियर शुरू किया था। साल 2011 में उन्हें एक्सप्रेस मेल की कमान सौंपी गई और साथ ही उन्हें एशिया की पहली महिला लोको पायलट के टाइटल से सम्मानित किया गया। 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR के किस सॉन्ग ने ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर जीत लिया है? नाटू नाटू ने। 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सुपरहिट सॉन्ग नाटू नाटू ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर जीत लिया। वहीं 95वें अकादमी पुरस्कारों में भारत की डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर ने इतिहास रचते हुए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर जीता। द एलिफेंट विस्पर का निर्देशन कार्तिकी गोसाल्विस ने किया है। यह फिल्म 2 अनाथ हाथी के बच्चों की और उसकी देखभाल करने वाले बोमन और बेली नाम के कपल की कहानी पर आधारित है। शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर ने विश्व स्तर की फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए यह अवार्ड हासिल किया। भारतीय फिल्मों ने इस वर्ष के ऑस्कर में कुल 3 ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 2 ने अवार्ड जीतकर भारत का नाम रोशन किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मुख्य रूप से महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 अभियान की थीम एम्ब्रेस इक्वेलिटी है। इस दिवस के मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं को बराबर का दर्जा दिलाना है। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। वर्ष 2023 के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का विषय हरित ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है।
यह अधिक स्थायी और उपभोक्ता अनुकूल पारिस्थितिकी निर्माण की दिशा में एक कदम है। भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य लक्ष्य जीवाश्म ईंधन जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है और स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों पर त्वरित संक्रमण को सक्षम करना है, जो स्थिरता, सुरक्षा, सामर्थ्य तथा पहुंच को बढ़ावा देकर दीर्घ अवधि में उपभोक्ताओं को लाभान्वित करेगा। तो ये थे 1 से 15 मार्च तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद।